guys and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमारा इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमी कि हमारे देश का इकोनॉमी कैसे, हमारा देश का इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही दो वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, ये पार्ट थर्ड है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस कि हमारे देश का जब हमारे देश में आज़ादी नहीं हुई थी उसके पहले, मतलब 1947 से पहले हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी। अब आज हम लोग थोड़ा सा इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस का एक और वीडियो आएगा जिसमें डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ा। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग नीचे जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जाके आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर स्काईनॉमिक्स एकेडमी के नाम पर आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एक तरीके से अच्छे से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। और सारा इकोनॉमिकल वीडियो या सारा इकोनॉमिकल जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं स्लाइड 1 से। स्लाइड 1 में हमारे पास क्या दिया गया पहले ये देख लेते हैं फटाफट। हमारे पास 1950 में हमारे देश की इकोनॉमी कैसे थी। आप लोग जानते होंगे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और उसी वक्त इंडिया और पाकिस्तान का एक तरीके से डिवाइड एंड रूल हुआ। अब उसके बाद 1948 में हमारा जो चाइना था वो आज़ाद हुआ, है कि नहीं। तो उसको आगे हम लोग नेक्स्ट वाले जो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग आसानी तरीके से डिस्कस करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन 1950 में हमारे देश में एक तरीके से वहां से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से बोला जाए कि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट का प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो थी वो 1950 में आई थी। क्या आई थी? प्लानिंग कमीशन, जो आज का नीति आयोग बन गया है। प्लानिंग कमीशन जो आज का नीति आयोग बन गया है। तो एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ऑफ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक रूल देखा या किस तरीके से हमारे देश का इकोनॉमी डेवलप हुआ या किस तरीके से आगे बढ़ा। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट कड़ी थी, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री। जैसा कि आप लोग प्री इंडिपेंडेंस में देखे होंगे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर 85% लोग जो थे वो किस पर इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर पर। 15 to 14% लोग इस पर एक निर्भर थे। सर्विस सेक्टर तो बहुत कम ही था, मिनिमम रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। 12% के आसपास, 3% के आसपास सर्विस सेक्टर था। तो अगर देखा जाए तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर 5 ईयर प्लान का जब 5 ईयर प्लान लागू किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा, किस पे? प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या लागू किया गया? 5 ईयर प्लान। तो वहां पर सारी चीजों पर एक एक करके फोकस किया जाने लगा। और इंडस्ट्री पर जो फोकस किया गया वो स्टील इंडस्ट्री पर, केमिकल इंडस्ट्री पर, मशीन्स और टूल्स कैसे हम लोग बना सके या ला सके, लोकोमोटिव और पावर की किस तरीके से पावर जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किस तरीके से अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सके ताकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता रहे। इन्वेस्टमेंट पर भी हम लोगों ने फोकस करा और क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। और ज्यादातर किस पर फोकस किए? पब्लिक इंटरप्राइजेस, मतलब दोनों। हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट दोनों था शुरुआत से ही, लेकिन प्राइवेट जो था वो सेकेंडरी रोल प्ले करके चल रहा था जब आज़ादी के बाद। और जो प्राइमरी रोल प्ले कर रहा था वो कौन कर रहा था? प्राइमरी रोल गवर्नमेंट कर रहे थे। मतलब ज्यादातर जो इंडस्ट्री थी उसका कंट्रोल किस पर था? पब्लिक कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था। और जो प्राइवेट सेक्टर था वो मिनिमम रोल प्ले करके चल रहा था। गोल क्या था हमारा कि एक हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हम लोग बनाएंगे जो कि डेमोक्रेटिकली तरीके से, क्योंकि हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक देश है। हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिकली एक बहुत अच्छा देश है जहां पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन वगैरह होता है। तो लास्टली हम लोगों ने चूज करी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, और हम लोगों ने प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की हम लोगों ने चूज करा और इसी को आगे लेकर चले, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा सा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 1950 में किस तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमी में अडॉप्ट करी। अब हम लोग तीनों एक पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये तीनों इकोनॉमी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी है। तो हमारे देश का इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं।
सोशलिस्ट जहां पर जो पब्लिक है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है, और जो कैपिटलिस्ट है वहां पर प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, जैसे यूएसए, ये इंडिया हो गया। और जो कमांड इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता है वो चाइना हो गया, और जो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा वहाँ यूएसए हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है प्रोडक्शन पर रहता है, प्राइसिंग पर रहता है, गुड्स एंड सर्विस की क्या प्राइस रहेगा गुड्स एंड सर्विस का, वो सब सारा किसके अंदर कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट पर कंट्रोल रहता है। और उसको हम लोग एक तरीके से कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, विच गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, कि कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विस जो होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा, पहले विच, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बिना पूछे या बिना उसके रेगुलेशन के, सरकार के रेगुलेशन के बिना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और प्राइस क्या होगा गुड्स का, तो ये एक तरीके से यहाँ पर कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, प्राइस क्या रहेगा, वो सब सारा कंट्रोल किसके अंदर रहता है, गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट जो रहती है वो सेंट्रल प्लानर रहती है, सारा चीज गवर्नमेंट करके चलती है। सेंट्रली एक बार जो प्लान करके चला जाता है उसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि जो सारा काम किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जाता है। और चाइना को यहाँ पर नॉर्थ ईरान, लीबिया और क्यूबा को एक तरीके से हेवी रेगुलेटर एंड कंट्रोलर बोला जाता है गवर्नमेंट का। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करके चलती है। बिफोर टर्निंग टू अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद बोथ कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आइडियल, पहले एक तरीके से, अब तो थोड़ा बहुत मिक्स्ड इकोनॉमी चाइना बन चुका है, लेकिन अभी भी वो ज़्यादातर कमांड इकोनॉमी पर काम करता है, मतलब ज़्यादातर कंट्रोल सरकार ही रखती है, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां पर ये बहुत मेहनत करके बनाया गया और एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देने की बात की गई। पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। तो जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं जिस इकोनॉमी में, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर बोथ कमांड एज वेल एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पर कमांड इकोनॉमी है, फ्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेके चलती है, और फ्री मार्केट इंडिविजुअल जो होता है उससे भी उन्नति करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इज नाउ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। आज के जमाने में या फिर बोला जाए मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखा जाए, मॉडर्न इकोनॉमी को देखा जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा जो सफल या ज़्यादा जो एक सफल इकोनॉमी देखा जा रहा है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को देखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को लेकर चला जाता है, और यहाँ पर यूज़ किया जाता है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों। अब यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी वैसा पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट, जिस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है जिस पॉलिसी के तहत, उसको हम लोग फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और जिस पॉलिसी के तहत आरबीआई या फिर बोला जाए सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक है। जैसे हम लोग का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे वहाँ फेडरल बैंक है जो उसका एक तरीके से सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो हमारे देश में यहाँ पर जो भी मनी सप्लाई होता है वो कौन करता है, एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो आरबीआई करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड्स प्राइवेट और पब्लिक को दोनों को साथ में लेकर चलने की बात की जाती है, और लिमिटेड गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है। यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब ज़्यादा कंट्रोल मतलब उतना मिनिमम नहीं, लेकिन मीडियम लेवल पर रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। मार्केट इकोनॉमी को एक तो बोला जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक बार इसको ही बोला जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो रहता है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो क्या मार्केट में भेजने वाला है, क्या बेचने वाला है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत मिनिमम रहता है, नो कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये क्या करता है कि मेकिंग डन थ्रू अ वॉलंटरी ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, और लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता है। अब व्हाट डू मीन बाय द लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड जो होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो लॉ ऑफ सप्लाई में जब प्राइस, ये हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर की, आप कोई प्रोड्यूसर हो, और हमेशा जो डिमांड को देखना है वो एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। क्या, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कि कंज्यूमर किस तरीके से खर्चा करता है, प्राइस कम होता है ज़्यादा होता है। तो जब प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा बनता है अगर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी भी कम बनता है। मतलब जो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, अगर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात किया जाए। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में कंज्यूमर क्या करता है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम खरीदता है कंज्यूमर, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदता है। मतलब यहाँ पर क्या, प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी होता है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई फ्रीली काम करता है और यहाँ पर ये गिव करता है एंटरप्रेन्योर को, जो भी बिजनेसमैन रहते हैं उसको एक फ्रीडम प्रोवाइड करने की बात की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर बोला जाए कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना रहता है कि अगर नेशन को मतलब नेशन को अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्राइवेट इकोनॉमी या फिर बोला जाए कि मार्केट इकोनॉमी लेके चलेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। आई होप सो ये कंप्लीट होगा। ऐसा हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटली हमारा इकोनॉमी किस तरीके से, या व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। देखो दो तरीके से फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाए या दो कंपोनेंट होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाए, अगर इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड के बारे में या इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में स्टडी किया जाए कि मान लो किसका नाम राम है, ठीक है, तब राम अपने खर्चा को कैसे रख रहा है, स्पेंडिंग को क्या रख रहा है, या फिर बोला जाए इसका इनकम कितना है, ये किस तरीके से आगे लेके चल रहा है, इसकी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी क्या क्या है। तो अगर एक एक इंडिविजुअल के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि इंडिविजुअल एंड अ बिजनेस डिसीजन आर स्टडीज, कि यहाँ पर इंडिविजुअल बिजनेस डिसीजन और इंडिविजुअल इंसान के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है कि एक इंसान कैसे मार्केट में रिएक्ट करता है जब प्राइस कम होता है या प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, अब सप्लाई ऑफ डिमांड एज वेल एज द अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल जो रहता है वो एक इंडिविजुअल डिमांड पर भी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है वो क्या करता है, इंडिविजुअल अगर मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर कार खरीदना चाह रहा है, मतलब एक इसकी वजह से एक कार का डिमांड बढ़ा है ना, एक कार का डिमांड बढ़ा है, तो यहाँ पर एक तरीके से वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। और एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी कमोडिटी होता है वो इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी आपका इकोनॉमी हेल्दी रह पाएगा। मतलब मान लो कि एक समंदर है, तो समंदर के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पूरे पूरे हमारे देश में कितना समंदर है या समंदर में जितना पानी है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप एक मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, मतलब बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन आप छोटी छोटी नदियों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग बोलेंगे, हम लोग जनरली क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो प्रोफेसर रेगनार फ्रिच था उसने ओरिजिनेट करा था जो टर्म था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो किसने एक तरीके से ओरिजिन करा था उस वर्ड का, रेगनार फ्रिच ने। ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्री एज अ होल, मतलब हमारे देश के पूरे इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है वहां पर, कि हमारे देश का जीडीपी क्या है, हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, हमारे देश का गरीबी कैसा है, हमारे देश में पॉवर्टी कैसा है, तो उन सब सारी चीजें, क्योंकि गरीबी किसी एक इंसान के, अगर मान लो कि पर्टिकुलर एक कस्बा है, ठीक है, एक कस्बा या फिर बोला जाए एक लोकेलिटी है, वहां पर एक आदमी अगर गरीब है तो क्या पूरा लोकेलिटी गरीब है? नहीं, वहां पर सभी आदमी के बारे में अगर नहीं जानकारी लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि गरीबी है या नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे देश के बारे में स्टडी करके पता लगाएंगे कि हमारे देश में गरीबी कितनी है और अमीरी कितनी है। तो स्टडी हाउ द कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट मेक अ बिजनेस डिसीजन। इसमें जो कंट्री और एक जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से डिसीजन लेती है, वो किसके हिसाब से लेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा के अनुसार लेगी। इसमें अब मेथड ऑफ एनालाइजिंग इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी को देख के चला जाता है। फिजिकल पॉलिसी मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी होने वाली है वो सब सारी चीजें। और जॉन मेनियार्ड केनिस, देखो 1938 के बाद एक एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 1938 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका और यूरोप में, ग्रेट डिप्रेशन याद रखिएगा, ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1938 में। तो ग्रेट डिप्रेशन के आने के बाद जो जॉन मेनियार्ड केनिस का जो किताब था उसमें से एक बताया गया कि भाई आप लोग गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से लेकर चल सकती है सारी चीज़ों को। पहले गवर्नमेंट उतना हस्तक्षेप नहीं करती थी एम्प्लॉयमेंट इनकम को लेकर, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आई, जब यहाँ पर इन्होंने अपनी किताब में बताया था तो वहां से लोगों को समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक टर्म है, एक कंपोनेंट है, एक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है जिसको लेकर हम लोगों को आगे चलना होगा। तो रेगनार फ्रिंच माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन बेनियार्ड केनिस। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या उसका एक तरीके से डिफरेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लिया जाता है, ठीक है, बिहेवियर और इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है जब प्राइस ज़्यादा और कम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, और कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, रिसोर्स ओन्ड बाय द फर्म्स, एक फर्म्स या एक इंडिविजुअल फर्म्स या एक इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड रहता है उस पर डिपेंड करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है हमारे देश में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स
एग्रीगेट लेवल मतलब इकोनॉमी एज अ होल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना, हम लोग पूरे देश के इकोनॉमी के फिनोमेना को पढ़ते हैं, इंप्लॉयमेंट पढ़ते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, सेविंग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कि हमारे देश में कितना एग्रीगेट सेविंग रहा है, एग्रीगेट इनकम कितना है, ठीक है। मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है पूरा पूरा इनकम कितना है। तो एक तरीके से यहाँ पर बड़े लेवल पर हम लोग डील करते हैं, इसको बड़े लेवल पर डील करते हैं, मतलब हमारे देश के बारे में पूरा जानकारी लेना है पूरा। अगर मान लो कि हम लोग चाइना की इकोनॉमी को इंडिया के इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाइना की इकोनॉमी को इंडिया के इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो स्टडी जो हो रहा है वो किसके तहत हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत, क्योंकि बड़े लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैंने बोलो कि रिलायंस का जो भी खर्चा है, ये रिलायंस किस तरीके से बढ़ रहा है, और एक टाटा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये दो इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, ठीक है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये चीज भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा लास्टली हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटलिज्म एक सोशलिज्म होता है और एक कम्युनलिज्म होता है, ठीक है। कम्युनिज्म को कमांड इकोनॉमी बोला गया, सोशलिज्म को एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया, और कैपिटलिज्म को मार्केट इकोनॉमी, जहां पर ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके साथ रहता है, कैपिटलिज्म में, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिमांड और सप्लाई रहता है वो चाहे इंडिविजुअल इंसान या इंडिविजुअल जो बिजनेस फर्म्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करना है क्या करना है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में लेकर चलता है, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट, और यहाँ पर क्या है कि सिर्फ पब्लिक, या फिर बोला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो पूरा कंट्रोल करके चलती है। गवर्नमेंट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि किस प्राइस पर व्हाट प्राइस, क्या प्राइस पर बेचना चाहिए क्या नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप रेगुलेशन रहती है, लेकिन एक तरीके से सरकार रेगुलेट करके चलती है। कंपटीशन कीप्स अ प्राइस लो एंड हाई क्वालिटी हाई, यहाँ पर क्या था, कंपटीशन की वजह से जो प्राइस रहता है मार्केट इकोनॉमी में वो लो रहता है, और जो क्वालिटी रहता है वो हाई रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपरेशन रहता है दोनों में, मतलब क्या, क्वालिटी मतलब एक तरीके से प्राइस भी मिनिमम और क्वालिटी भी मिनिमम। और यहाँ पर नो कंपटीशन, लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, यहाँ लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा मिलने को मिलता है। जैसे चाइना देखो बहुत सस्ती सामान बनाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक तरीके से बोला जाए कि वहां पर कमांड इकोनॉमी है, या फिर बोला जाए कम्युनिज्म है, तो इस वजह से वहां पर वहां की सामानें सस्ती होती है, क्योंकि वो सरकारें सारी चीज करके चल रही है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट मोटिव पर काम किया जाता है सारे बिजनेसेस के द्वारा, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स इज फ्री अर्न प्रॉफिट्स बट रिस्क, यहाँ पर रिस्क रहता है लॉसेस का, कि जितना बड़ा प्रॉफिट का आप दायरा रहता है उतना आपको लॉस का भी यहाँ पर खतरा रहता है। हाई स्टैंडर्ड लिविंग रहता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहता है, हाई टैक्सेस रहता है, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी रहता है। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो फ्री हम लोग सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, वो सब सारा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको अमेरिका में या यूएसए में जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी, वहाँ पर आपको सरकारी स्कूल बहुत कम मिलेगा, वहाँ ज़्यादातर प्राइवेट ज़्यादा मिलेगा और सारी चीज़ें कर कर चलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं सारा गवर्नमेंट कंट्रोल चलती है। गोल इन इक्वालिटी इन एवरीवन, यहाँ पर गोल क्या रहता है कि सारे लोगों को इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए और आगे लेकर चला जाए। तो आई होप सो ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होंगी कि हमारे देश का इकोनॉमी कैसा रहा, या फिर बोला जाए 1915 में हमारे देश का इकोनॉमी कैसा था, और एक तरीके से इकोनॉमिक जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है वो कौन कौन से तरीके होते हैं, और हमारे देश ने प्राइवेट इकोनॉमी और पब्लिक इकोनॉमी दोनों साथ में मिलकर जिसे हम लोग बोले मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे चुना गया, ठीक है। तो इसके बारे में आज डिस्कस हुआ, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और अगर आया है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा टेलीग्राम है, जैसा कि आप लोग को नीचे लिंक में भी दिख रहा होगा, और ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग जो भी एग्ज़ाम या जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर इकोनॉमिक्स अगर पूछा जा रहा है तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार वीडियो में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं कॉम्पिटिटिव का लाता रहूँगा इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।